एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की बात कर लीजिए, बीएड देख लीजिए, एमएड का सिलेबस देख लीजिए, या DSSB का आप देख सकते हैं, तो कम्युनिकेशन के जितने भी सब टॉपिक बन सकते थे वो मैंने सभी इंक्लूड कर दिए हैं। ऑल ओवर कम्युनिकेशन को हमने डिटेल में समझा है। अब जब हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक कर लिया है, तो बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस के लिए करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि कम्युनिकेशन के जितने भी सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड 150 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ। ये जो सीरीज है, एक पार्ट में हम डिस्कस नहीं करेंगे, 3 पार्ट्स रहेंगे। एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। भाई, कम्युनिकेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कम्युनिकेशन की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो आपको बतानी है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीन्स, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं किसी भी माध्यम का यूज करके। एक्सचेंज ऑफ वर्बल मैसेज, सिर्फ वर्बल मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। द यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज फॉर एक्सप्रेशन, या नॉन वर्बल क्यूज का प्रयोग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो सकती है, यानी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम का प्रयोग करें, वर्बल करें, नॉन वर्बल करें, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, तो कोई भी माध्यम हो सकता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है? सेंडर, रिसीवर, चैनल या फीडबैक। तो देखिए, सेंडर, रिसीवर और चैनल, यानी कि सेंडर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है किसी ना किसी चैनल के थ्रू, और रिसीवर रिसीव करता है। ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कम्युनिकेशन में, यानी कि जो रिसीवर प्रोवाइड करता है सेंडर को, कि भाई उसके द्वारा जो मैसेज शेयर किया गया है उसको वो कैसा लगा, उसको समझ आया नहीं आया, उसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो आपका कंपोनेंट क्या नहीं होगा? फीडबैक। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज। कम्युनिकेशन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक 1 वे प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, 2 वे प्रोसेस होता है रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, या अ प्रोसेस एक्सक्लूसिव टू ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन आइडियाज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू। देखिए, कम्युनिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या होगा? कंफ्यूज द रिसीवर विद कॉम्प्लेक्स मैसेजेस, यानी कि जो डिफिकल्ट मैसेजेस हैं उनके द्वारा रिसीवर को कंफ्यूज करना, तो बिल्कुल गलत है। क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई करना। कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना। लिमिट द नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज, यानी कि जो भी मैसेज एक्सचेंज किए जा रहे हैं उनकी लिमिट डिसाइड कर देना। तो क्या होगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें क्या होता है, क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई किया जाता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच कोई भी किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड अ डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज। देखिए, कम्युनिकेशन को एक डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड इवोल्व्स, या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेंजेबल है, इवोल्विंग है। इट रिलाइज फॉर्मली ऑन रिटन मैसेजेस, या सिर्फ रिटन मैसेजेस पर डिपेंड करता है। इट इज लिमिटेड टू वर्बल एक्सप्रेशंस, या कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्बल एक्सप्रेशंस का ही प्रयोग किया जाता है, वर्बल एक्सप्रेशंस तक ही लिमिटेड है। तो डायनेमिक प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि ये चेंजेबल है, इवोल्विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक करेक्टरिस्टिक्स इनमें से आपको बतानी है, जो बिल्कुल सही होगी वो आप बताइएगा।
यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज, यानी कि कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अचीविंग द इंटेंडेड पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का इंटेंडेड पर्पज क्या है उसको अचीव करना बहुत जरूरी है। इग्नोरिंग द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, रिसीवर के पर्सपेक्टिव को इग्नोर करना। मिनिमाइजिंग फीडबैक या फीडबैक को मिनिमाइज करना। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि अचीविंग द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पज है उसको अचीव करना। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टर्म्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है और रिसीवर का पर्सपेक्टिव बहुत अहम रोल अदा करता है। तो क्या होगा, अचीविंग द intended purpose of the communication. Let me see what is the next question. In the communication process, encoding refers to, देखिए communication process में encoding का क्या मतलब होता है। ठीक है, encoding क्या होती है, decoding क्या होती है, मैसेज को encode कौन करता है, decode कौन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडिंग का क्या मतलब है, क्या होता है, द सेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू सिंबल्स और वर्ड्स, the receiver's interpretation of the message, the feedback provided by the receiver, the medium used for communication। तो देखिए इनकोडिंग क्या होती है, यानी कि जो सेंडर होता है वो हमेशा मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड का मतलब जिस तरह के सिंबल्स और वर्ड्स का वो यूज करके अपने मैसेज को तैयार करता है, तो वो क्या होती है, वो इनकोडिंग होती है। तो क्या होगा, द सेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू सिंबल्स और वर्ड्स। और डिकोड कौन करता है, रिसीवर करता है, इंटरप्रेट करता है मैसेज को समझने के लिए, वो होती है डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 C's emphasizes being polite and respectful in communication। देखिए 7 C's क्या होते हैं, 4S की हमने बात की थी कम्युनिकेशन में, पहला ही जो कम्युनिकेशन का लेक्चर है वहां पर ये सारे सब टॉपिक्स मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जो 7 C's हमने पढ़े थे उनमें एक 7 C की बात की गई है जिसमें इंफोसाइज किया जाता है कि भाई आप पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, यानी कि आपको जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब किसी से जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप पोलाइट होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको दूसरों से कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा सी यूज किया था, कंसाइसनेस, कटसी, कंप्लीटनेस या करेक्टनेस। ठीक है, तो क्या होगा, कटसी यानी कि रिस्पेक्टफुल टोन का प्रयोग करना, दूसरों के प्रति मतलब जो भाषा आप यूज कर रहे हैं या जो भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से दूसरों से कम्युनिकेशन करना, उसके लिए हम क्या सब यूज करेंगे, कटसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए कम्युनिकेशन में 4S कौन कौन से हैं, 7C कौन कौन से हैं, ये मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भी कम्युनिकेशन के जो 4S हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो हमने पढ़े थे उनमें से यहाँ पर एक आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो वो गलत वाला आपको बताना है, सिंपल, स्वीट, शॉर्ट और सिंसियर। तो देखिए सिंपल, शॉर्ट और सिंसियर ये तीनों एस किसके अंदर इंक्लूड है, 4S के अंदर। एक चौथा कौन सा है, स्वीट। स्वीट क्या है, स्वीट नहीं है, स्वीट की जगह कोई और होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मास मीडिया। देखिए मास मीडिया पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अगर वो आपने देखा तो आपको सारे सब टॉपिक्स मास मीडिया के समझ आ जाएंगे। तो मास मीडिया का कौन सा एक टाइप नहीं है इनमें से, टेलीविजन, रेडियो, पर्सनल ईमेल, न्यूज़पेपर्स। तो मास मीडिया का मतलब क्या होता है, यानी कि मास मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को लाखों करोड़ों लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर, इनके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को ह्यूज ऑडियंस तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत होगा, पर्सनल ईमेल्स। यहाँ पर पर्सनल ही आ गया, तो ईमेल्स के थ्रू, पर्सनल ईमेल्स के थ्रू आप नहीं भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया इंक्लूड, यानी कि मास मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक आपको इनमें से बतानी है, कौन सी होगी, लिमिटेड रीच एंड ऑडियंस, यानी कि इसकी पहुंच लिमिटेड ऑडियंस तक होती है, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल दोनों ही गलत हैं, रैपिड डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी लाखों करोड़ों लोगों तक फैल जाती है। तो ये मास मीडिया की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, रैपिड डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नो इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी इनकम्पासेस, यानी कि सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है मास मीडिया का। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, अवॉइडिंग कल्चरल ट्रेंड्स, इग्नोरिंग सोसाइटल इश्यूज, सुप्रेसिंग इंफॉर्मेशन। तो देखिए क्या करता है मास मीडिया, सोसाइटी में समाज में जो हो रहा होता है उसी को शेप देता है, उसी को दिखाता है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। कल्चरल ट्रेंड्स को अवॉइड नहीं करता, फॉलो करता है। सोसाइटल इश्यूज को इग्नोर नहीं किया जाता, ठीक है, सोसाइटल इश्यूज को ही दिखाया जाता है। और इंफॉर्मेशन को सुप्रेस नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता, बल्कि डेस्टिनेशन फैलाया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट होगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का। एफिशिएंट हाई हायरार्की एंड पावर डायनेमिक्स, यानी कि हाई हायरार्की और जो पावर डायनेमिक्स है वो एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, गलत है पहला ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी हाई लेवल की नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी होती ही नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसके कारण कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स, रूल्स और बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और जब तक आपको अप्रूवल मिलेगा वो प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड ही निकल जाएगा। तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से आपको साइकोलॉजिकल बैरियर का एक एग्जांपल बताना है, कौन सा होगा। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, नेक्स्ट है इमोशनल स्टेट्स लाइक एंगर एंड फियर, क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस, लैक ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो देखिए क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, हमारे इमोशनल स्टेट्स क्या होंगे, ठीक है, जैसे व्यक्ति किस सिचुएशन में, गुस्से में है, डरा हुआ है, क्या है, उसको एंजाइटी फील हो रही है, तो कौन सा होगा, इमोशनल स्टेट्स लाइक एंगर और फियर। ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स कैन लीड टू। देखिए लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर किसको बढ़ावा देता है, इम्प्रूव्ड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, यानी कि जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, यानी कि इसके कारण लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर के कारण क्या होता है, जो लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ठीक है, इंप्रूव नहीं करता क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को, या डाइवर्स लैंग्वेजेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि ये तो एक बाधक है, ठीक है, भाषा और कल्चर के कारण बाधाएं पैदा कर रहा है, बाधाएं आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल इंक्लूड्स। देखिए कम्युनिकेशन अलग अलग आधारों पर हमने बात की थी, पर्पज और स्टाइल के आधार पर कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर कितने तरह का होता है। तो 4-5 बेसिस पर हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा था। तो पर्पज और स्टाइल के आधार पर कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 या 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो देखिए ये दोनों ही इसके टाइप्स होते हैं। पर्पज एंड स्टाइल के आधार पर कम्युनिकेशन 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स और कौन से होंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं, टू वे कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम वन वे कम्युनिकेशन इन दैट इट, यानी कि जो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो वन वे कम्युनिकेशन से डिफर होता है, किस तरह से होता है। इन्वॉल्व्स अ सिंगल सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सेंडर और रिसीवर होता है। इंक्रीजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक फ्रॉम बोथ सेंडर एंड रिसीवर, relies solely on written communication, ignores the receiver's perspective। तो देखिए जो टू वे कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों डिफरेंट होते हैं और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक फ्रॉम बोथ सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि इनमें दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी ये इंक्रेज करता है टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, और सेंडर और रिसीवर दोनों ही फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन को किस तरह से आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है।
किन किन चीजों का ध्यान रखकर आप अपनी क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, एक टीचर को किन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, आपको बनाया हुआ है इस टॉपिक पर। तो इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इनमें से क्या इन्वॉल्व होना चाहिए। फर्स्ट है इग्नोरिंग डिस्ट्रप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बच्चों में जो भी डिस्ट्रप्शन और कॉन्फ्लिक्ट है उनको इग्नोर कर देना चाहिए एक टीचर के द्वारा। Establishing क्लियर कम्युनिकेशन नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कम्युनिकेशन के जो नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल क्लियरली स्टैब्लिश होने चाहिए। अवॉइडिंग डाइवर्स टीचिंग मेथड्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो अलग अलग टीचिंग मेथड्स है उनको अवॉइड करना चाहिए टीचर के द्वारा। लिमिटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है उनको लिमिटेड कर देना चाहिए, उनको ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज नहीं करना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि किस तरह से क्लासरूम कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए इनमें से कौन सा पॉइंट आएगा, एस्टैब्लिशिंग क्लियर कम्युनिकेशन नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कम्युनिकेशन के जो भी नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली एस्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। देखिए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए इनमें से आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आप लाइव इंटरेक्शन आपका चल रहा है, यानी कि या तो आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑडियो कॉन्फ्रेंस करके, या यानी कि आप जब भी आप कम्युनिकेशन आपका चल रहा है तो वो लाइव चल रहा है जहां पर आप इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है वो डिले हो सकता है, फीडबैक बाद में आता है। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो चैट हो गया, वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विकिपीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ठीक है, तो ये 4-5 टेक्नोलॉजीज आपको बताइए। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, ये 4-5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, यानी कि आप लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वीडियो चैट के थ्रू भी आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं, जैसे हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, सामने वाले ने कुछ भी पूछा हमने क्विकली आंसर किया। ठीक है, विकिपीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये क्या है, इनके थ्रू आप जो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ये टेक्नोलॉजीज हेल्प नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए, बी और सी, यानी कि वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन 3 तरह की टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स 3 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। क्लासरूम में हम 3 तरह से ही कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है, अलग अलग बेसिस पर मैंने आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ाए हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि क्लासरूम जो कम्युनिकेशन होता है वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। Which of the following is an example of non-verbal communication in the classroom? यानी कि इनमें से non-verbal communication का कौन सा एग्जाम्पल होगा जो कि आप क्लास में यूज करते हो। टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, यानी कि टीचर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए तो उसके लिए आप क्या करें, वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग करें। स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। टीचर यूजिंग हैंड जेस्चर्स टू एम्फसाइज अ पॉइंट, यानी कि टीचर जो है सिर्फ अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है, बोलकर नहीं बता रही, लिखकर भी नहीं बता रही, तो ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके, आपका ऑप्शन क्या होगा, टीचर यूजिंग हैंड जेस्चर्स टू एम्फसाइज द पॉइंट। स्टूडेंट सबमिटिंग रिटन असाइनमेंट, तो ये भी नॉन वर्बल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कम्युनिकेशन की बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ओनली, यानी कि कम्युनिकेशन में सिर्फ आप मैसेजेस को सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीन्स, यानी कि किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन इज लिमिटेड टू वर्बल इंटरेक्शन, या ये सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन तक सीमित है। कम्युनिकेशन इज वन साइडेड प्रोसेस, या ये वन साइडेड प्रोसेस है। तो कौन सी डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, कम्युनिकेशन
इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीन्स, यानी कि किसी भी माध्यम का प्रयोग करके, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, इनके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या है, ये करेक्ट डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का, मैसेज, फीडबैक, सेंडर या विटनेस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, सेंडर, फीडबैक और मैसेज, विटनेस का कोई काम नहीं होता कम्युनिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, ठीक है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एजुकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है, इट इंश्योर्स दैट ओनली टीचर्स कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्या सिर्फ टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करती है, इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉम्प्टिंग लर्निंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करता है और लर्निंग के लिए प्रॉम्प्ट करता है, उत्साहित करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर फीडबैक, फीडबैक की जो नीड है उसको रिड्यूस करता है। इट लिमिट्स कम्युनिकेशन टू रिटन फॉर्म्स, यानी कि जो रिटन फॉर्म्स है कम्युनिकेशन की उनको लिमिटेड करता है। तो कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि भाई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करता है, उनको क्लियर करने में हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को यानी कि लर्निंग के लिए प्रॉम्प्ट करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, इनमें से कम्युनिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर ऑप्शंस आपको डिफरेंट दे रखे थे, यहाँ पर कुछ और टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उनमें से आपको बताना है। टू विद होल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन को होल्ड करना। टू क्रिएट कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना। टू इंगेज स्टूडेंट्स इन मीनिंगफुल डिस्कशंस, यानी कि स्टूडेंट्स को मीनिंगफुल डिस्कशंस में इंगेज रखना। टू इग्नोर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव्स, या स्टूडेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है उसको इग्नोर कर देना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि भाई स्टूडेंट्स को इंगेज रखना, डिस्कशंस में इंगेज रखना, उसके लिए इंकरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज, यानी कि कम्युनिकेशन को इनमें से आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, लीनियर एंड वन डायरेक्शनल, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, सॉल्वली वर्बल इन नेचर। तो कम्युनिकेशन क्या है, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, स्टैटिक और अनचेंजिंग नहीं है, लीनियर और वन डायरेक्शनल भी नहीं है और वर्बल भी नहीं होता, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं होता। क्या होगा कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, इवॉल्विंग है, समाज और सोसाइटी में जो हो रहा होता है उसको अडेप्ट करता है, टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक करेक्टरिस्टिक जो है वो गलत है, वो नहीं है इनमें से, ठीक है, वो आपको बताना है। अचीविंग द इंटेंडेड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का जो इंटेंडेड पर्पज है उसको अचीव करना। यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड जार्गन फील्ड लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल लैंग्वेजेस का प्रयोग करना। क्लैरिटी इन कन्वेइंग द मैसेज, मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। इंगेजिंग द रिसीवर्स इफेक्टिवली, या रिसीवर को इफेक्टिवली इंगेज करना। तो देखिए इनमें से कौन सी नहीं होगी कि भाई जो कॉम्प्लेक्स और जार्गन फील्ड लैंग्वेज है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिकोडिंग, यानी कि डिकोडिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। द सेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू सिंबल्स, the receiver's interpretation of the message, the medium used for communication, the channel through which the message is transmitted। यानी कि जो सेंडर अपने मैसेज के लिए सिंबल्स यूज करता है, सेंडर रिप्रेजेंट करता है, या रिसीवर किस तरह से मैसेज को इंटरप्रेट करता है, वो डिकोडिंग होती है। तो आंसर क्या होगा, द रिसीवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। मैंने आपको बताया था मैसेज को इनकोड कौन करता है, सेंडर करता है, डिकोड रिसीवर करता है, कि भाई वो किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है मैसेज को, किस तरह से समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 7 C's emphasizes the importance of using concise and clear language। देखिए हर एक सी का क्या मतलब है, जैसे कट सी का क्या मतलब है, कंसाइसनेस का क्या मतलब है, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, ठीक है, तो वो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भी जो 7 C's हमने पढ़े थे कम्युनिकेशन में, तो कौन सा सी ये बताता है कि कंसाइज, यूजिंग कंसाइज एंड क्लियर लैंग्वेज, यानी कि हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कंसाइज और क्लियर होनी चाहिए। कौन सा शब्द आप यूज करेंगे, कौन सा सी है वो, कंसाइजनेस, कट सी, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस। तो कौन सा होगा, कंसाइजनेस।
ठीक है, यानी कि जिसमें हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 C's फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट द मैसेज इज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स। यानी कि जो 7 C's हमने पढ़े थे उनमें से कौन सा सी ये बताता है कि भाई जो मैसेज है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी सी की बात करते हैं? कंसाइसनेस में हम जो लैंग्वेज है वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। कटसी में मतलब रिस्पेक्टफुल पोलाइट मैनर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब मैसेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। करेक्टनेस, ठीक है, यानी कि जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर से फ्री होना चाहिए मैसेज। तो उसके लिए हम कौन सा सी यूज करते हैं? करेक्टनेस। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द 4S emphasizes using language that is straightforward and easy to understanding। 4S की हमने बात की थी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो कौन सा S ये बताता है कि भाई जिसकी कौन सा S का हम प्रयोग करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो क्या होगा? सिंपल, शॉर्ट, सिंसियर या स्ट्रेटेजिक। तो कैसी लैंग्वेज की बात हमने की है? सिंपल, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 4S stresses the importance of honesty and authenticity in communication। देखिए 4S की जो हम बात करते हैं तो उनमें से कौन सा S मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि भी मैसेज में ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? सिंपल, शॉर्ट, सिंसियर या स्पेसिफिक। तो कौन सा करेंगे? सिंसियर, यानी कि मैसेज कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए मैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, विच टाइप ऑफ मास मीडिया इज characterized by audio visual content and is often used for news and entertainment। देखिए मास मीडिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 6 मेन टाइप्स की हमने बात की थी, मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मास मीडिया इज करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि मास मीडिया का वो कौन सा टाइप है जिसमें हम ऑडियो विजुअल कंटेंट का प्रयोग करते हैं, जो ज्यादातर न्यूज और इंटरटेनमेंट के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं। प्रिंट मीडिया तो क्या होता है? जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आ जाती हैं, ठीक है, इसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट नहीं होता। रेडियो में सिर्फ ऑडियो कंटेंट का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट का प्रयोग किया जाता है, जो हम ज्यादातर किसके लिए प्रयोग करते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए, जहां पर हम मूवीज भी देख सकते हैं, न्यूज भी सुन सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर क्या है? प्रिंट मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया इंक्लूड। देखिए इनमें से मास मीडिया की एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है, स्लो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, a limited reach to the audience, lack of influence on public opinion, wide and rapid distribution of information। तो मास मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वाइड एंड रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता है, उसका बहुत जल्दी फैलती है इंफॉर्मेशन मास मीडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, हाउ कैन मास मीडिया इन्फ्लुएंस सोसाइटी। देखिए मास मीडिया सोसाइटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? by limiting access to information, by having no impact on public opinion, by shaping public opinion and perceptions, by ignoring societal issues। तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? यानी कि पब्लिक ओपिनियन और परसेप्शन को शेप देता है। समाज और सोसाइटल इश्यूज को इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि समाज और सोसाइटी में जो चल रहा होता है मास मीडिया उसी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बाय शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टिपिकली रिलेटेड टू। यानी कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? इमोशनल स्टेट से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से या लैंग्वेज डिफरेंसेस। तो किससे रिलेटेड होते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं फिजिकल बैरियर्स को। इमोशनल स्टेट किससे रिलेटेड होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से रिलेटेड होते हैं। लैंग्वेज डिफरेंसेस लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर ऑफन लिंक टू। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर किससे लिंक होते हैं? लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस से, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, इमोशनल स्टेट्स लाइक फियर एंड एंजाइटी या फिजिकल ऑब्स्टिकल से। तो किससे रिलेटेड होते हैं? इमोशनल स्टेट से। बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया हुआ है। लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर से रिलेटेड होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से रिलेटेड होते हैं। फिजिकल ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो फिजिकल बैरियर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कैन इंक्लूड। देखिए मैकेनिकल बैरियर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? पावर डायनेमिक्स, नॉइज, टेक्निकल इश्यूज एंड फिजिकल डिस्टेंस,
इमोशनल स्टेट्स, कल्चरल डिफरेंसेस, तो क्या इंक्लूड होगा? नॉइज, टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है, नॉइज हो गया, टेक्निकल इश्यूज हो गया, या फिजिकल डिस्टेंसेस, ये किस में आते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स में आते हैं। पावर डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये किस में आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाएगा। इमोशनल स्टेट साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड है, और कल्चरल डिफरेंसेस कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द सेंडर शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज, यानी कि कौन सा टाइप है कम्युनिकेशन का जिसमें जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वर्ड्स और लैंग्वेज का प्रयोग करता है? तो कौन सा होगा? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो कौन सा होगा? वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जिसमें हम वर्ड्स और लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल इंक्लूड्स। देखिए, कम्युनिकेशन जो पर्पज और स्टाइल के आधार पर होता है उनमें से आपको एक टाइप दिया गया है, वो बताना है कि भाई पर्पज और स्टाइल के आधार पर इनमें से कौन सा टाइप आएगा। इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, वन वे कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो देखिए, पर्पज और स्टाइल के आधार पर कम्युनिकेशन 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक तो होता है इंफॉर्मेटिव, दूसरा होता है परसुएसिव कम्युनिकेशन। 2 और टाइप्स होते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इफेक्टिवली मैनेजिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? अलोविंग डिस्ट्रप्शंस टू फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्लास में जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसको आप अलाउ कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेटिंग क्लियर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर कम्युनिकेशन। भाई, क्लियर नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस जो है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए, वो सेट होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अवॉइडिंग डाइवर्स टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स, अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड्स को अवॉइड करना चाहिए। लिमिटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को लिमिटेड कर देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि जो नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली सेट होनी चाहिए कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, यानी कि इनमें से कौन सा एक पॉइंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, तो ये क्या है? टीचर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है, ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। टीचर यूजिंग हैंड जेस्चर्स टू एम्फसाइज अ पॉइंट, टीचर क्या करिए? अपने हैंड जेस्चर्स का प्रयोग करिए किसी पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए। बोल नहीं रही है, लिख भी नहीं रही है, सिर्फ हैंड्स के थ्रू किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है? ओनली सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी कि इसमें सिर्फ मैसेजेस को सेंड किया जाता है, रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीन्स, या अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी माध्यम के द्वारा शेयर करना। इग्नोरिंग द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जो रिसीवर है उसके पर्सपेक्टिव को इग्नोर करना। रिस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशन टू रिटन नॉर्म्स, या सिर्फ रिटन नॉर्म्स नहीं, सॉरी, रिटन फॉर्म्स, यानी कि कम्युनिकेशन को सिर्फ रिटन फॉर्म्स तक रिस्ट्रिक्ट करना। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी माध्यम के थ्रू, ठीक है। क्या होगा? ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब जो अस्पष्ट लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना या कंफ्यूजन को क्रिएट करना। कीपिंग इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल रखना इंफॉर्मेशन को। अचीविंग द इंटेंडेड पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन का जो मेन मुख्य उद्देश्य है उसको अचीव करना। इग्नोरिंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर जो भी फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है उसको इग्नोर करना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अचीविंग द इंटेंडेड पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का जो इंटेंडेड पर्पज है उसको अचीव करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली एम्ड एट, यानी कि एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, क्रिएटिंग कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, इंफॉर्मेशन और आइडियाज को एक्सचेंज करना, यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज फॉर क्लैरिटी, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना। तो क्या है मुख्य उद्देश्य क्या है अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो exchanging information and ideas. Next question, one of the objective of communication in education is to, यानी कि communication का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, isolate students from meaningful discussions, यानी कि students को meaningful discussion से isolate कर देना, हटा देना, क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रॉम्प्ट लर्निंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई करना और लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करना, लिमिट कम्युनिकेशन टू रिटन फॉर्म्स ओनली, यानी कि कम्युनिकेशन को सिर्फ रिटन फॉर्म्स तक लिमिटेड कर देना, अवॉइडिंग इंगेजिंग विद स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ इंगेज रहने को अवॉइड करना, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ इंगेज नहीं रहना। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करना और लर्निंग के लिए उत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज डायनेमिक। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, डायनेमिक है, क्यों कहा जाता है इसको डायनेमिक, इट रिमेन्स स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, स्टैटिक एंड अनचेंजिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इट इज ऑलवेज वन डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल भी नहीं होता, क्या होता है, टू डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल भी होता है जिसको हम लीनियर कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा वन डायरेक्शनल नहीं होता है, इट कॉन्स्टेंटली इवोल्व्स एंड चेंजेस, डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेंजेबल है, इवोल्विंग है। ठीक है, समाज और सोसाइटी में जो भी हो रहा होता है या जो भी टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स होती है उनको अडेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इनमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, clarity in conveying the message, achieving the intended purpose, engaging the receiver effectively। तो कौन सी नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का प्रयोग करना है। देखिए कम्युनिकेशन में कभी भी टेक्निकल या जार्गन फील्ड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाता, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिकोडिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, डिकोडिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, द सेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू सिंबल्स, द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, द मीडियम यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, द सेंडर्स पर्सपेक्टिव। तो डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है कि भाई वो किस तरह से मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है, तो क्या होगा, द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 C's emphasizes the importance of providing all necessary information in a message। देखिए 7 C's जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़े थे उनमें से कौन से सी में, ये यहाँ पर 4 सी बताए गए हैं, आपको बताना है कि किस सी में हम बात करते हैं कि जो मैसेज है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी होनी चाहिए। तो कौन सा सी हम पढ़ते हैं, कंसाइसनेस, कटसी, कंप्लीटनेस या करेक्टनेस। आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा, कंप्लीटनेस यानी कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैसेज में होनी चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंसाइसनेस का मतलब जो लैंग्वेज है वो कंसाइज, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। कटसी का मतलब है रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना। कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए। करेक्टनेस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैसेज में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें 150 क्वेश्चंस है, तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में भी कुछ 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।